वेलकम बैक फ्रेंड्स। जो हमारी स्टेट पॉलिटी राजस्थान की राज्य व्यवस्था की जो हमारी सीरीज चल रही है, उस सीरीज के अंदर जो अगला टॉपिक है हमारा, वो स्टेट फाइनेंस कमीशन है। राज्य वित्त आयोग या पैसा किसी भी कंट्री, स्टेट, सिटी, परिवार, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए वित्त, फाइनेंस बहुत ज़रूरी है। पैसा बहुत ज़रूरी है। कहाँ पर कितना खर्च करना है, कितना नहीं खर्च करना है, कहाँ बचाना है और कहाँ ज़्यादा देना है, इसका हिसाब होना बहुत ज़रूरी है। इससे ही हम प्रोग्रेस कर पाएँगे। कुछ फाइनेंसिस में जब हम राइट स्टेप लेंगे, जब हम सही स्टेप लेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि हम विकास की ओर चलेंगे या डिस्ट्रक्शन की ओर, खराबी की ओर चलेंगे। ठीक है? ये डिपेंड करता है हमारे वित्त की पावर के ऊपर। ठीक है? भई यूरोपियन कंट्रीज़ या विदेशों में इतना पैसा है, तभी तो वो विकास हो ही जा रहा है उनका वहाँ पे। जहाँ गरीबी है, वहाँ विकास होता है क्या कभी? नहीं होता है। इसीलिए स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है, राज्य का जो वित्त आयोग है, वो राज्य के विकास में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है? अब हम इसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ेंगे हम आज। देखो इसमें मेन चीज़ क्या है? अकॉर्डिंग टू 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ 1992 में, के अंदर ये था कि फाइनेंस कमीशन बनेगा, कहाँ पर? लोकल बॉडीज़ को देखने के लिए। लोकल बॉडीज़ में क्या आता है? म्युनिसिपैलिटी और पंचायत। लोकल बॉडीज़ को देखने के लिए एक स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग बनाया जाएगा, जो किसको देखेगा? पंचायत का देखेगा और म्युनिसिपैलिटी का भी देखेगा। दोनों का जो फाइनेंस मैटर है, पैसा कितना चाहिए, कहाँ चाहिए, क्या चाहिए, वो स्टेट फाइनेंस के थ्रू ही जाएगा। नो डाउट सरकार कभी-कभी डायरेक्ट ग्रांट भी देती है, नो डाउट देती है। लेकिन मोस्टली जो ढांचा होता है, कितना क्या बजट, कितना क्या खर्चा, वो स्टेट फाइनेंस कमीशन देखता है। ठीक है? इसी कड़ी में हम आगे देखेंगे। अपॉइंटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। गवर्नर साहब इतने इंपॉर्टेंट हैं इन बॉडीज के चेयरमैन को या मेंबर्स को मतलब सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि इस स्टेट फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन होंगे, उनको भी कौन अपॉइंट करेगा? जो मेंबर्स होंगे उनको भी कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर साहब करेंगे। कितने टाइम के लिए करेंगे? 5 साल के लिए करेंगे। ठीक है? कितने? 5 साल के लिए। हर बॉडी का अलग अलग कार्यकाल है, लेकिन इसका कितना है? स्टेट फाइनेंस कमीशन का कितना है? 5 साल का कार्यकाल है। ठीक है? ये आप थोड़ा ध्यान रखना। गवर्नर साहब अपॉइंट करेंगे और 5 साल का कार्यकाल है। गवर्नर अपॉइंट करेंगे और 5 साल का कार्यकाल है फाइनेंस कमीशन का। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मेंशनड इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। मैंने इससे पहले जो आपको 3 बॉडीज और पढ़ाई है, उसमें भी क्या है? वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मतलब इतनी जरूरी है कि इसको संविधान में लिखना पड़ा। संविधान ने इसको पावर, शक्तियां दी है इस बॉडी को। स्टेट फाइनेंस कमीशन को किसने दी है? संविधान ने दी है, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो संविधान के अंदर लिखा गया है, इसकी पावर्स, इसकी रूल्स, इसके लॉज सब किसके अंदर है? संविधान के अलग है, संविधान के अंदर है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 243 आई और 243 वाई। आई के अंदर है पंचायत, वाई के अंदर है म्यूनसिपैलिटी का रोल। ठीक है? एक ट्रिक है, जनरल ट्रिक है, सब इसको यूज करते हैं, आपको भी बता देता हूँ। आई आई और वाई का स्टेट फाइनेंस कमीशन का याद करने का तरीका यही है कि आई मतलब इनकम। आई मतलब क्या होता है? इनकम। तो आई से विथ मतलब इनकम, फाइनेंस, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन, इससे आप याद रख सकते हैं। जो 243 आई आर्टिकल है, अनुच्छेद 243 आई, वो क्या कहता है? टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायती राज बॉडीज। पंचायती राज बॉडीज की जो फाइनेंशियल कंडीशन को पढ़ने वाला कौन होगा या संभालने वाला कौन होगा? स्टेट फाइनेंस कमीशन। और 243 वाई के अंदर क्या लिखा है? सेम चीज, टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ म्युनिसिपल बॉडीज। यहाँ तो ये पंचायत की बॉडीज को देख रहे हैं और यहाँ ये म्युनिसिपल बॉडीज को देख रहे हैं। यहाँ ये ग्रामीण लेवल पे जा रहे हैं, यहाँ ये शहरी निकायों की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर एकदम ग्रास रूट लेवल पे जा रहे हैं, और ये अर्बन बॉडीज में जो ग्रास रूट लेवल है, जो शहरी निकायों में ग्रास रूट लेवल है, उसको कौन देख रहे हैं? 243 वाई के अंदर, और इसमें 243 आई के अंदर। अब 243 आई जो है ना, ये पार्ट 9 के अंदर है, और वाई वाला जो म्यूनसिपैलिटी वाला पार्ट है, शहरी निकायों वाला पार्ट है, वो किसके अंदर है? 9 ए के अंदर। 9 भाग 9 क, 9 ए के अंदर म्यूनसिपैलिटी वाला है, और 9 के अंदर ग्राम पंचायत वाला है, मतलब पंचायत समिति, पंचायत बॉडी वाला है। ठीक है? ये इसका एक स्ट्रक्चर है। ठीक है? हम आगे बढ़ते हैं इसमें। राजस्थान स्टेट फाइनेंस कमीशन इज अ मल्टी मेंबर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 1 चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स। मल्टी मेंबर बॉडी का मतलब इसमें सिर्फ एक मेंबर नहीं है, इसमें काफी मेंबर्स हैं। एक मेंबर और चार, मतलब टोटल 5 मेंबर्स हैं। और
ठीक है, खैर नीचे सेक्रेटरीज और बहुत सारे अधिकारी होते हैं, लेकिन मेन इनका जो मेन स्ट्रक्चर है, ढांचा, वो ये है। एक मेंबर है और चार अदर, एक चीफ मेंबर होगा, चेयरमैन होगा, और बाकी चार अदर मेंबर होंगे। ठीक है, अब मल्टी मेंबर का जरूरी क्यों है? देखो, आप एक चीज ध्यान गौर करना कि सारी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज है, उसके अंदर मल्टी मेंबर उसका स्ट्रक्चर बना रखा है, कि जो टॉप हायरार्की है उस पर एक आदमी तो है ही, साथ में उसके और सबॉर्डिनेट्स है। इसका जरूरी क्यों है ये चीज? ये चीज जरूरी इसलिए है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर किसी की बात सुना जाए, हर बड़े अधिकारी की बात सुना जाए, उनका मैनेजमेंट जो है वो मिलजुल के और काम करे। ठीक है, हिटलर शाही से काम ना हो। ठीक है, जब मैनेजमेंट के साथ काम होगा, सबकी बात सुनी जाएगी, सबका डिसीजन सुना जाएगा और फिर एक परफेक्ट डिसीजन लिया जाएगा, तो क्या होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का जो तरीका है वो स्मूथ हो जाता है, वो अच्छा और पारदर्शिता के साथ हो जाता है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। कितना? एक चेयरमैन और चार मेंबर्स होते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन के, राज्य वित्त आयोग के। एक चेयरमैन है और चार अदर मेंबर्स। ठीक है, फर्स्ट राजस्थान स्टेट फाइनेंस कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 24 अप्रैल 1994। एस्टेब्लिश, गठन कब हुआ इसका? 24 अप्रैल 1994, विच स्टार्टेड वर्किंग ऑन 1 अप्रैल 1995। भाई काम कब चालू किया? भाई गठन तो 24 अप्रैल 1994 को हुआ, वाकई में काम ऑफिशियली काम चालू करना कब किया इन्होंने? 1 अप्रैल 1995। 1 अप्रैल 1995 से इन्होंने काम करना चालू किया, लेकिन गठन कब हुआ? 24 अप्रैल 1994 को। इस चीज का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑन एडवाइस ऑफ स्टेट कैबिनेट। बिल्कुल, गवर्नर साहब भी अपॉइंट करते हैं। चेयरमैन और मेंबर को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर करता है, लेकिन खुद के मन से नहीं। वही वाली बात है, खुद के किसी खास आदमी को बिठा दिया, ऐसा नहीं होगा। किसकी एडवाइस पे? स्टेट कैबिनेट। स्टेट कैबिनेट कौन? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद की जो सलाह है, उसके ऊपर, उसके बेस पे वो किसी को चेयरमैन बनाएंगे या फिर उसके मेंबर बनाएंगे। किसके? राज्य वित्त आयोग के। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। फंक्शंस ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, एसएफसी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग। इसके कुछ फंक्शंस है, इसके कुछ रोल हैं, कुछ कार्य हैं। क्या करता है ये, अभी देखते हैं हम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट लिवाइड टैक्सेस। देखो, स्टेट लिवाइड टैक्सेस क्या होते हैं? राज्य के जो कर हैं, कितने कर कहाँ से लिए जाएंगे, किसको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, किसको हक है वो कर कलेक्ट करने का, लेने का, इकट्ठा करने का, वो कौन डिसाइड करता है? स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी है टोल टैक्सेस अमंग लोकल बॉडीज। भाई लोकल बॉडीज के अंदर जो टोल जितने भी कलेक्ट होते हैं वो कौन करेगा? स्टेट फाइनेंस के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से कलेक्शन होता है। कौन डिसाइड करता है? फाइनल डिसाइड कर कौन करता है? स्टेट फाइनेंस कमीशन करता है, लोकल बॉडीज की जो कलेक्शन होगा टैक्सेस का। ठीक है, डिसाइडिंग द रेशियो और प्रिंसिपल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रांट्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट टू लोकल बॉडीज। कंसोलिडेटेड फंड का मतलब क्या हुआ? जो जो निधि है, वित्त निधि, मतलब जो पैसे का जो भंडार है स्टेट के पास, पैसों का जो भंडार है स्टेट के पास, उसके अंदर से ग्रांट देते हैं कि भैया तू इतने ले, तू इतने ले, तेरे पास ज़्यादा कम है तू और ले। ये ग्रांट देते हैं। रेशियो और प्रिंसिपल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रांट्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट टू लोकल बॉडीज। ये ध्यान रखना, लोकल बॉडीज को ग्रांट देते हैं, जब देते हैं ना, स्टेट फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है कि किसको कितना मिलेगा। डिसाइडिंग फैक्टर किसके पास है? स्टेट फाइनेंस कमीशन के पास है। पैसा इकट्ठा हो गया, अब पैसे में से कितना किसको देना है, कौन डिसाइड करेगा? स्टेट फाइनेंस कमीशन करेगा। दे किसको रहे हैं? लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज मतलब चाहे म्यूनसिपैलिटी हो चाहे पंचायत हो, किसको किस रेशियो में देना है, कितने परसेंटेज देना है, वो भी कौन डिसाइड करता है? स्टेट फाइनेंस कमीशन करता है। ठीक है भाई, वो किस बेस पे डिपेंड करता है कि मान लो किसी शहर, किसी स्टेट के अंदर शहर तो अच्छे हैं, गांव की हालत बहुत खराब है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि ज़्यादा अनुदान किसको देते हैं? गाँव को देते हैं, ताकि उनका विकास ज़्यादा हो। कोई ऐसा स्टेट है कि जिनमें गाँव की तो हालत ख़राब भी है और शहरों की बहुत गंदी हालत है, तो वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि शहरों को भी ज़्यादा पैसा दे, ताकि शहर भी थोड़े ज़्यादा डेवलप हो, और कंपनी आएगी, इन्वेस्ट करेगी, जॉब होगा, डेवलपमेंट होगा, उससे गाँव को भी फ़ायदा होगा। तो ये इनका मोटा मोटी मतलब कहते हैं ना, एक टारगेट रहता है कि हम कैसे किस पैसा कहाँ से कितना देंगे। ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन करता है ये काम। इट गिव्स रिकमेंडेशन एंड कीप्स अ चेक ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। भैया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हमने बना दिया, इलेक्शन कमीशन आ गया वहाँ पे, इलेक्शन करवा दिए, इलेक्ट हो गया बॉडी, मेंबर इलेक्ट हो गए, सरपंच बन गया, पंचायत समिति सदस्य बन गया, प्रधान बन गया, सब हो गया। पैसा नहीं होगा तो काम क्या करेंगे? अगर पैसा ही नहीं है तो वो काम क्या करेंगे? क्या डेवलपमेंट होगा? क्या विकास होगा? शिक्षा कैसे दोगे? हेल्थ कैसे सुधारोगे उनकी? के लिए बेसिक बेसिक अम्यूनिटीज, घर, छत, सफाई, ये सब कैसे लाओगे?
घर से जेब में से डालने से रहे। पैसा अनुदान बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अब जब फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब ये है कि उनकी कंडीशन क्या है? उनको ज़रूरत किस चीज़ की है? उनको ज़रूरत ज़्यादा पैसे की है, कम पैसों की है या इस एरिया में ही ज़्यादा खर्च करो? जैसे कि कभी-कभी लोग प्रायोरिटी बेस कर देते हैं कि भैया पैसा आया और वो पैसे पे रोड बना दी। अरे रोड बनी हुई है, हाईवे निकल रहा है उधर से, रोड की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत किसकी है? ज़रूरत है सीवरेज लाइन बनाने की। तो वो लिख के भेजते हैं या फिर ऐसा ग्रांट करके भेजते हैं कि भैया ये पैसे हम आपको दे रहे हैं 10 लाख, इससे आप सिर्फ़ और सिर्फ़ सीवरेज लाइन बनाइए गाँव में, ज़रूरत है वहाँ पे इस चीज़ की। तो ऐसे डिसाइड कौन करता है? फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है कि कहाँ पे कितना और किस जगह पे पैसा डालना है। ये कैसे चेक करता है वो? वहाँ पे उस एरिया को रीड करता है, वहाँ के जो बीडीओ हैं, पटवारी है, ग्राम सेवक है, उनसे रिपोर्ट लेता है। कहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है, कितना वहाँ पे ज़रूरत है, क्या-क्या गड़बड़ी हो रही है, क्या माँग है लोगों की, लोकल लीडर से ही बात करके सब कुछ ये डिस्कशन चलता रहता है और फिर फाइनेंशियल पोजीशन चेक करके फिर वो पैसा अलॉट करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है? इट कैन गिव रिकमेंडेशन टू सेंट्रल फाइनेंस कमीशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द स्टेट। जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन है, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन है, वो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है। ये स्टेट का देखता है सिर्फ, वो पूरे देश का देखता है। पूरे देश का पैसे का वो डिस्ट्रीब्यूशन देखता है, ठीक है? कभी-कभी कुछ रिपोर्ट्स वो स्टेट वाले से भी माँगते हैं कि भैया आप रिपोर्ट दीजिए कि आपके जो स्टेट है उसमें पैसे का क्या हाल-चाल है? ऐसा है, नहीं है, क्या है, गरीबी है, कितना पैसा है और कितना कर लेते हो, कितना कर दे मतलब उसको यूज़ कैसे करते हो, बताओ रिपोर्ट दो। तो वो रिपोर्ट किसको देता है? सेंट्रल को देता है। फिर सेंट्रल क्या करता है, उस रिपोर्ट का एक प्रॉपर एक लेआउट बनाता है कि हाँ, हमारे इसमें ये स्टेट गरीब है, ये ठीक है, इसका पैसा ठीक है, ये वो। फिर वो रिपोर्ट बना के देता है पूरे संसद में। संसद में फिर वो देखते हैं कि हाँ, हमें अब इस स्टेट पे थोड़ा फ़ोकस करना चाहिए, इस स्टेट को प्रायोरिटी में रखना चाहिए, या यहाँ पर ये स्कीम लेके आओ, ये चीज़ें फ्री में दो। तो ये सब डेटा है, ये डेटा शुरुआत कहाँ से होती है? स्टेट फाइनेंस कमीशन देता है सेंटर को, फिर आगे बढ़ता रहता है और वो काम चलता रहता है, ठीक है? तो ये जो है रिपोर्ट किसको देता है? सेंटर को, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन को। इट इज़ लाइक अ मीडिएटर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ऑन फाइनेंशियल मैटर। कोई स्टेट और सेंटर का कोई विवाद है फाइनेंशियल मैटर के ऊपर, पैसों के लेन-देन के ऊपर, मतलब लेन-देन मतलब वो लेन-देन नहीं, लेकिन कि वही खर्चा कहाँ करना है, कितना देना है, कितना कम देना है। तो ये क्या करता है, इसको बुलाते हैं कि तू इधर आ, तू इस फील्ड का एक्सपर्ट है, तू हमको बता कि तुम्हारे स्टेट में क्या गड़बड़ है, कितना चाहिए। तो ये खुल के बात रखता है कि भई सर ये कमी है और हमको ये चाहिए और इतना पैसा आप दीजिए। तो ये क्या कर रहा है, सेंटर और स्टेट का मीडिएटर बन रहा है, ठीक है? मीडिएटर बन रहा है तभी तो पैसा आ रहा है और जा रहा है और काम हो रहा है, विकास हो रहा है इस पूरे देश का। ठीक है? तो ऐसे ही इसका मेन मोटिव रहता है। इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसलिए इतना ज़रूरी है। बिना फाइनेंस के आप क्या कर लोगे? इलेक्शन करा लिए, डेमोक्रेसी आ गई, सब हो गया। बिना पैसे का क्या होगा? इसलिए ज़रूरी है। तो और पैसे को रेगुलेट करने के लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी चाहिए, संवैधानिक संस्था चाहिए। ठीक है? इट्स रिकमेंडेशंस आर एनफोर्स्ड फॉर 5 ईयर्स। ये जो रिकमेंडेशन देता है, जो सलाह देता है, सजेशन देता है, वो कितने साल के लिए मान्य हो गए? 5 साल के लिए। 5 साल के बाद नया फाइनेंस कमीशन आएगा, वो नई पॉलिसी लाएगा, नए तरीके से काम करेगा। ठीक है? ये भी ज़रूरी है। टेन्योर ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन टू सबमिट इट्स रिपोर्ट टू स्टेट लेजिस्लेचर इज 24 18 टू 24 मंथ्स, बट इट कैन ऑल्सो बी एक्सटेंडेड। देखो ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है कि भाई एक रिपोर्ट फाइनेंस कमीशन को रिपोर्ट देनी पड़ती है, ठीक है? समय-समय पे कि भई हमारा इतना खर्चा है, हमको इतना सेव करना है, इतना बचाना है, इतना स्पेंड करना है। तो ये जो रिपोर्ट है ना, पूरी पूरी डिटेल होती है उस रिपोर्ट के अंदर। वो डिटेल का जो रिपोर्ट का देने का जो टाइम है, वो 18 टू 24 मंथ्स, वही 1.5 से 2 साल का समय। इस चीज़ को बढ़ा भी सकते हैं। देखना आप, रिव्यू इनकी मीटिंग्स होती रहती है और ये लोग मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीज़ें बताते भी हैं और सदन में भी चीज़ें रखी जाती है कि इतना अनुदान हम दे रहे हैं, इतना बढ़ा रहे हैं, हेल्थ पे इतना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ये जो रिपोर्ट है देने का समय तो 18 से 24 मंथ का है, लेकिन इसमें ऊपर-नीचे बढ़ा भी सकते हैं, एक्सटेंड भी कर सकते हैं इसको। ठीक है? इट आल्सो डज़ द वर्क गिवन ऑफिशियली बाय गवर्नर। जो गवर्नर इनको काम देगा, ऑफिशियली काम देगा, वो भी ये करेंगे। इनको करना ही पड़ेगा क्योंकि अपॉइंट भी वही कर रहे हैं। टिल नाउ 5 फाइनेंस कमीशन्स आर एस्टैब्लिश्ड इन स्टेट। अभी तक 5 फाइनेंस कमीशन जो हैं, वो हमारे स्टेट के अंदर बने हैं। अभी तक 5 ही क्यों बने? क्योंकि फाइनेंस कमीशन थोड़ा लेट आया था हमारे इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो ऑफिशियली। और फर्स्ट स्टेट फाइनेंस कमीशन जो था उसकी डेट क्या थी? 24 अप्रैल 1994। मैंने अभी डिस्कशन किया था कि जो 73rd और 74th अमेंडमेंट था उसके अंदर 24 अप्रैल 1994 को स्टेट फाइनेंस कमीशन हमारे यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ, आर्टिकल वाई आई और आर्टिकल वाई के लिए। आई तो पंचायत और वाई म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए। तो पहला कब होगा? कॉमन सेंस है, 24 अप्रैल 1994 को ही होगा, है ना? उसके पहले टेन्योर कब था उसका? कार्यकाल कब तक चला? 1 अप्रैल 1995 से 31 मार्च 2000। ये हमारा इसका कार्यकाल था। इस वाले फर्स्ट फाइनेंस कमीशन का ये कार्यकाल था, जिसमें स्ट्रेच में इसने काम किया।
चेयरमैन कौन थे? कृष्ण कुमार गोयल। के गोयल साहब इसके पहले चेयरमैन थे। ये देखो, ये पॉइंट एक ऐसा तथ्य है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सीधा क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको भूलना नहीं है। के गोयल क्या है? पहले चेयरमैन थे, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के। इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी कि जो स्टेट का टोटल फंड है, स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड है, जो टोटल कहते हैं ना खजाना, कुबेर, जो खजाना है उसका 2.18%, और कोई बहुत छोटा लग रहा होगा लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट है भैया। 2 पॉइंट, अब तो ये काफी बढ़ चुका है, उस जमाने की बात कर रहा हूँ, 2.18%, क्योंकि उस टाइम में क्या होता था कि लिक्विडिटी कम थी मार्केट में, लिक्विडिटी कम थी तो ये लोग परसेंटेज भी कम रखते थे, है ना, क्योंकि इनको शहरों में पैसा खर्च करना है और भी चीज़ों में पैसा खर्च करना है। टोटल स्टेट फंड का जो फंड है उसका 2.18% शुड बी गिवन टू लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज मतलब पंचायत को भी, म्यूनसिपैलिटीज को भी, दोनों को कितना देंगे? 2.18%। फिर आगे का जो बांटने का है वो हम आगे पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन टोटल कितना देना है? दोनों को 2.18% देना है स्टेट के खजाने का। अब ये आया सेकंड स्टेट फाइनेंस कमीशन। सेकंड फाइनेंस कमीशन था, उसका टेन्योर क्या था? 1 अप्रैल 2000 से लेके 31 मार्च 2005। 1 अप्रैल 2000 से लेके 31 मार्च 2005 तक था इसका कार्यकाल। ठीक है। चेयरमैन कौन थे? हीरालाल देवपुरा जी। हीरालाल देवपुरा जी का एक फैक्ट भी है कि ये बाद में सीएम भी रहे थे। हीरालाल देवपुरा जी इसके चेयरमैन थे। रिकमेंडेशन क्या दी? 2.18% को बढ़ा के 2.25% कर दिया। अब क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि कौन से फाइनेंस कमीशन के अंदर 2.18% की फंडिंग बढ़ा के 2.25 कर दी गई थी, किस फाइनेंस कमीशन के अंदर? ऑप्शन आ जाएगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सही कौन सा हो गया? सेकंड। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है। का पॉइंट यही है कि हीरालाल देवपुरा जो इसके चेयरमैन थे सेकंड फाइनेंस कमीशन के, वो सीएम बन गए थे बाद में जाके। ठीक है, ये फैक्ट है, फैक्ट तो आपको रखना ही पड़ेगा, उसका कोई सोल्यूशन तो है नहीं। थर्ड स्टेट फाइनेंस कमीशन जो बना उसका टेन्योर क्या था? 1 अप्रैल 2005 से लेके 31 मार्च 2010, 5 साल का कार्यकाल होता है, मतलब 5 साल चलता है एक फाइनेंस कमीशन। तो 1 अप्रैल 2005 से लेके 31 मार्च 2010 तक। ठीक है। इसके चेयरमैन कौन थे? मानिक चंद सुराना साहब। मानिक चंद सुराना साहब तीसरे फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे। रिकमेंडेशंस क्या दी इन्होंने? भाई बढ़ा दिया, 2.25 से कहाँ ले गए? 3.50%। 2.25 से लेके 3.5, 3.5% किसको देगा? लोकल बॉडीज को, मतलब पंचायत को भी और म्यूनसिपैलिटीज को भी, दोनों को देना पड़ेगा। ठीक है। फिर बना फोर्थ स्टेट फाइनेंस कमीशन। फोर्थ स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या कहता है? 1 अप्रैल 2010 से लेकर 31 मार्च 2015, 2010 से 15, 5 5 साल का कार्यकाल। इसके अंदर चेयरमैन कौन थे? बीडी कल्ला साहब। बीडी कल्ला साहब को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, हमारे मंत्री भी हैं। तो बीडी कल्ला साहब इसके चेयरमैन थे। रिकमेंडेशन क्या दी इन्होंने? 3.5% से किसको 1.5% बढ़ा के कितना कर दिया? 5%। कितना कर दिया? 5%। 2.18%, 2.25%, 2.25%, 3.5%, 5%। ठीक है, चीज क्लियर? तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। फिर आते हैं हमारे फिफ्थ स्टेट फाइनेंस कमीशन। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें एक इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी पहली महिला वित्त आयोग की अध्यक्ष बनी थी ज्योति किरण, डॉक्टर ज्योति किरण। इसका कार्यकाल क्या था? 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2020, अभी 20 में खत्म हुआ है इनका कार्यकाल। इनके मेंबरशिप इसलिए पढ़ना जरूरी क्योंकि लेटेस्ट है, ये पहले वालों का पढ़ के तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन ये पढ़ना जरूरी है। इनके मेंबर हैं एस सी देराश्री और प्रद्युमन सिंह। एस सी देराश्री और प्रद्युमन सिंह। प्रद्युमन सिंह को तो कौन नहीं जानता, अभी हमारे जो छठे वित्त आयोग हैं उनके चेयरमैन यही हैं। अब इसके कुछ फैक्ट्स हैं। फैक्ट क्या है? देयर कुड बी 4 members अदर देन चेयरमैन, बट इन फिफ्थ स्टेट फाइनेंस कमीशन देयर वर ओनली 2 members। ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैंने आपको शुरू में क्या बताया कि स्टेट फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन होता है और 4 मेंबर होते हैं। लेकिन जो फिफ्थ स्टेट फाइनेंस कमीशन है इसके अंदर एक मेंबर था और दो ही मेंबर, दो, एक चेयरमैन था और 2 ही मेंबर थे। कितने हो सकते हैं? 4, लेकिन इसमें थे कितने? 2 ही। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे कि स्टेट फाइनेंस कमीशन के अंदर होते तो 4 हैं लेकिन इसमें 2 ही थे, वो फिफ्थ वाले में। इसमें जो चेयरमैन थी वो फर्स्ट वुमेन चेयरमैन थी, वो कौन सी थी? ज्योति किरण मैडम, डॉक्टर ज्योति किरण। रिकमेंडेशंस ऑफ ये फिफ्थ स्टेट फाइनेंस कमीशन ने इसने क्या रिकमेंडेशन दी? इसने रिकमेंडेशन दी कि 7.81%, 5% से 7.81% ऑफ कलेक्टेड टैक्सेस आर गिवन टू लोकल बॉडीज। लोकल बॉडी मतलब पंचायत और म्यूनसिपैलिटी दोनों को स्टेट का जो कलेक्टेड टैक्सेस है उसका कितना परसेंटेज? 7.81%। 7.81% लोकल बॉडीज को देना है, और किस रेशियो में, किस परसेंटेज में देना है वो भी लिखा हुआ है। 7.81% का, 7.81% एज अ होल, 7.81% का 75.1% तो देना है पंचायती राज को,
ठीक है, और 24.9% देना है म्यूनसिपैलिटीज को। वापस बता देता हूँ, 7.81% तो हो गया होल, इसका 75.1% पंचायती राज को, 24.9% म्यूनसिपैलिटी को देना है आपको। समझ में आ गया? म्यूनसिपैलिटी को थोड़ा सा कम, इसको थोड़ा ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इनको ज़रूरत है, ये तो दूसरी जगह से पैसा कमा लेता है, इसके पास इतना पैसा नहीं है, इसको पैसा देना पड़ेगा तब इसका विकास होगा। मेरी बात समझो, म्यूनसिपैलिटी के पास और भी पैसे कमाने के तरीके हैं, अदर देन स्टेट पैसा दे उनको, ठीक है। इनको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, इनके पास खुद का कोई सोर्स इतना नहीं है, ये तो ऑलरेडी डेट में गरीबी में है, ठीक है। क्या इनके कमी है, इनको विकास, इनको उस लेवल पे लाना ज़रूरी है, इसलिए इनको पैसे का अनुदान ज़्यादा मिलता है, ठीक है। आप समझ ही पाए होंगे, अगर आप गांव देहात में जाते हो और शहर में जाते हो तो दोनों में काफ़ी फ़र्क है, ठीक है। इसलिए इस चीज़ को आप समझिए, इंपॉर्टेंट है ये। अब किस रेशियो में मिलता है वो इंपॉर्टेंट है। ये लोकल बॉडी है 3, और ये इनका अमाउंट टू बी स्पेंट, इतना पैसा कहाँ किसको मिलेगा, ठीक है। पहली लोकल बॉडी में जिला परिषद से स्टार्ट करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो कि जिला परिषद है, उसको मिलते हैं मात्र 5%, ठीक है। फिर आते हैं पंचायत समिति, ये जो लोकल बॉडी है इसके स्ट्रक्चर में 3 होते हैं, सबसे ऊपर जिला परिषद, फिर पंचायत समिति, फिर ग्राम पंचायत, ठीक है। पंचायत समिति जो है उसमें 20%, फिर है ग्राम पंचायत, इसको 75%। भाई ग्राम पंचायत को 75% इसलिए मिल रहा है क्योंकि इसके पास पैसे अर्न करने का सोर्स जो है वो बहुत कम है, लिमिटेड है। इन दोनों के पास फिर भी ठीक है, और इसके पास थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए इसको अनुदान 5% का है, इसको पंचायत समिति को 20% का है, और ग्राम पंचायत को 75% का, ठीक है। ये ध्यान रखना, 75, 20 और 5%। फिर बना हमारे यहाँ सिक्स्थ स्टेट फाइनेंस कमीशन। ये कब स्टैब्लिश हुआ? अप्रैल 2021 को। कब स्टैब्लिश हुआ? अप्रैल 2021 को। इसके चेयरमैन कौन थे? पिछले वाले फाइनेंस कमीशन के मेंबर। क्वेश्चन ऐसा आएगा, आ सकता है, जो हमारे अभी के सिक्स स्टेट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है प्रद्युमन सिंह, ये इससे पहले किस स्टेट फाइनेंस कमीशन के मेंबर थे, सदस्य थे? तो किसके थे? 5वें राज्य वित्त आयोग के ये सदस्य थे, और छठे राज्य वित्त आयोग के ये अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है, ठीक है। प्रद्युमन सिंह, और 2 मेंबर और साथ में कौन है? लक्ष्मण सिंह और अशोक लाहोटी जी, ठीक है। अशोक लाहोटी जी को भी सब जानते होंगे, लक्ष्मण सिंह जी को भी सब जानते होंगे। तो ये हमारा स्टेट फाइनेंस कमीशन का जो है चल रहा है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, तो डिपार्टमेंटल वर्क्स टू बी डेवलपमेंटल वर्क्स टू बी डन फ्रॉम दीज फंड्स। अब इन पैसों का ये करते क्या है? भाई आपने समय देख ही लिया होगा कि हम करते क्या है। ऐसे गांव में कहाँ खर्च होते हैं? सड़कों पे, नालियों में, रोडों पे, लाइट्स पे, ये फलाना, ये सब काम, तालाब बनाने में, कभी टंकी बनाने में, सब चलता है। क्लीनलीनेस प्रोग्राम, स्वच्छता कार्यक्रम, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। रोडें बनेगी तभी तो लोग आना जाना कर सकेंगे, अप डाउन कर सकेंगे, ट्रांसपोर्ट सरल होगा, लोगों के आने जाने में भी आसानी होती है, किसी समय कम लगेगा, पैसा कम बचेगा, पैसा बचेगा मतलब। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रिमेशन ग्राउंड्स। क्रिमेशन ग्राउंड्स मतलब शवदाह एवं कब्रिस्तान, कब्रिस्तान बनाने में, शवदाह बनाने में सरकारी अनुदान से वहाँ बनता है, स्कूल बनती है, हॉल बनते हैं, ताकि किसी का कब्रिस्त मतलब या तो दफनाना हो या जलाना हो, तो वो पूरी क्रिया से के साथ में उसको दफनाया जा सके, जो उनकी अंतिम जो सब उनका जो चलता है प्रोसीजर वो चल आराम से हो सके। हॉल होता है ताकि वहाँ लोग बैठ सके, अगर भरी धूप है, गर्मी है, बारिश है, तो आराम से बैठ सके उस हॉल में। ये सब भी सरकार के थ्रू काम किया जाता है। ये 3-4 है, वैसे एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, काम तो बहुत होते हैं गाँव में, है ना? नालियाँ बनती है, रोडें बनती है, पता नहीं क्या-क्या होता है। लेकिन ये 3-4 मैंने लिख रखे हैं जो इंपॉर्टेंट है। और एक वाटर मैनेजमेंट, राजस्थान जैसे प्रदेश में तो वाटर मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पेयजल आपूर्ति, ये हमारे हमारे जैसे स्टेट के अंदर, जो ड्राई स्टेट है उसके अंदर तो काफ़ी ज़रूरी है, पानी का मैनेजमेंट। और ग्राम लेवल पे पानी का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका स्टोरेज कम है, वहाँ तक पानी पहुँचाना भी बहुत मुश्किल है। अगर वहाँ अकाल पड़ गया या पानी की बहुत शॉर्टेज हो गई कि भैया पानी है ही नहीं गाँव में, तो आप पहुँचाओगे कैसे? शहरों से तो ठीक है, आप ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पहुँचा सकते हो। गाँव में इतना ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है, वहाँ ट्रेनें नहीं जा रही है, वहाँ वहाँ फ्लाइट्स भी इतना आसानी से नहीं जा रही है, शिप नहीं जा रही है, तो ट्रांसपोर्ट रास्ते के थ्रू होता है। इसलिए वहाँ पे उनको ग्राउंड वाटर या जो बारिश का पानी है उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। और गाँव वाले भी इस मामले में बहुत सजग हैं और बहुत कहते हैं ना अलर्ट हैं, शिक्षित हैं। हर घर में लगभग आजकल मैं देखता हूँ गाँव में उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग कर रखी है, पानी के टैंकर अलग बना रखा है बरसात के पानी को बचाने के लिए। शहरों से ज़्यादा बचत पानी की वो करते हैं, ज़्यादा मतलब अनयूज़ जो बिल्कुल बेकार पानी यूज़ करते हैं ना शहर वाले, गाँव वाले इतना नहीं करते। तो उस चीज़ की अहमियत समझते हैं। यही मकसद है गाँव में जो फाइनेंसेस को प्रोवाइड कराना, ताकि वो इस चीज़ को और अच्छे बढ़-चढ़ के इसको सफाई सफाई हो, चाहे पानी बचाना हो, चाहे रोड का कंस्ट्रक्शन हो, इसका और ज़्यादा तेज़ी और डेवलपमेंट के साथ काम हो, ठीक है? ताकि
जो पंचायत और लोकल बॉडीज़ के जो हालात हैं, जो उनके कोई पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा मतलब एरिया है, तो उनका डेवलपमेंट हो सके और वो मुख्य धारा में वापस आएँ और जो अर्बन बॉडीज़ का जो चलता है, वो उसके बराबर आ सके, ताकि वहाँ अच्छे स्कूल्स हों, अच्छे हॉस्पिटल्स हों, अच्छी रोडें हों। जब देश का जब गाँव विकसित होगा ना, तब होगा देश का असली विकास। शहरें तो हो जाते हैं, शहरों में फंडिंग खूब होती है, टैक्स खूब कलेक्ट होते हैं, गाँव में कहाँ से होगा? जब गाँव डेवलपमेंट होगा, तब ही इस देश का असली विकास होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और ये हमने ये छोटे से टॉपिक है, वैसे ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है ये। तो आप इसको रिवाइज़ करते रहिए और पढ़ते रहिए, और हम अगली क्लास में हम वापस मिलेंगे। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।